हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृतांशु रोशन और आज मैं आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताऊंगा। इस सेशन में हम लोग पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इज इट कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इज इट द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट? जीरोथ इज द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये क्यों इसका डिस्कवर हुआ या इस क्या रिलेटेड है, इसका क्या आउटकम आया। डेफिनेटली जब भी हम किसी लॉ को खोज करते हैं, उसका इन्वेंशन करते हैं, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ एक आउटकम आता है, तो उसे समझना जरूरी है ना। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में फिर कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिसमें कि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस है, उसमें आप कैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रियलाइज करेंगे, ये हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। ओके, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर हमारे पास 3 थर्मोडायनामिक सिस्टम है, वी आर सेलेक्टिंग 3 थर्मोडायनामिक सिस्टम ना, और इसमें अगर पहला कोई भी दो इंडिपेंडेंटली अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, विद थर्ड सिस्टम के साथ सेपरेटली, तो वो सारे जो होंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कैसे, इसको हम लोग मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। तो मैं मान ले रहा हूं कि हमारे पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है ए, राइट, और हमारे पास दूसरा थर्मोडायनामिक सिस्टम है बी ना, जो कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली ना। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है ना, अच्छा यहां पे हम सिस्टम कैसा मान रहे हैं, हम ऐसा सिस्टम मान रहे हैं जिसमें ए से बी में हीट ट्रांसफर हो सकता है और बी से ए में हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा टेम्परेचर कैसा है ना। तो ए और बी अगर हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली ना, अगेन हमारा मैं थर्ड सिस्टम ले रहा हूं सी, यहां पे ए और सी भी अगर हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली ना, तो ये मैं क्या देख रहा हूं, ए बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ना। यहां पे हम ऐसे सिस्टम को ले रहे हैं जिससे कि आसानी से या तो इससे यह हीट इधर आ सकता है या इससे इधर हीट जा सकता है ना, बिल्कुल कांटेक्ट में है, या जिससे कि दोनों तरफ ये हीट का आदान प्रदान हमारा हो सकता है। मैं ऐसे सिस्टम को ले रहे हैं। तो अगर मैं ए और बी को सिस्टम को ले रहा हूं ना, थर्मल इक्विलिब्रियम, नाउ देयर इज वर्ड कम थर्मल इक्विलिब्रियम। ये अभी हमको समझना होगा कि ये टर्म क्या है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए, इसमें 2 वर्ड है, थर्मल इक्विलिब्रियम ना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट ऑफ बैलेंस का मतलब हुआ संतुलन की स्थिति ना। जब आपका यहां पे अच्छा थर्मल इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर ना, हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो अगर ए और बी दो बॉडी है जिसके बीच हीट ट्रांसफर हो रहा है, और आफ्टर सम टाइम ना एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाए ना, जो टेम्परेचर ए का है वही टेम्परेचर बी हो जाए और उसके बाद हीट ट्रांसफर रुक जाए ना, तो ऐसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर है तो आई कैन से बोथ आर इन स्टेट ऑफ बैलेंस ना, टेम्परेचर बराबर है, देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ सकते हैं, इसे 2 तरीके से आप ले सकते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर जो है वहां पे क्या हो गया है, दोनों का इक्वल हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर हो गया है। या एक और इसे इस तरह से हम इसको और इंटरप्रेट कर सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन 2 सिस्टम। If I am saying A and B are in thermal equilibrium, it means there is no heat transfer between A and B. अब इसके बीच कोई हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। If I am saying कि A और B हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, can I write टेम्परेचर ऑफ सिस्टम A बराबर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम B, TA बराबर TB, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। नाउ सेपरेटली A और C अगर हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो यहां हम लिख सकते हैं TA बराबर TC। तो यहां पे बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन है फ्रॉम दीज टू, इसे कहा जा सकता है टेम्परेचर ऑफ A बराबर टेम्परेचर ऑफ B बराबर टेम्परेचर ऑफ C। चलिए, तो ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है।
ना। चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं स्टेटमेंट बता देता हूं। इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर ना। अगर ये दोनों हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो मैं कह सकता हूं विथ थर्ड सिस्टम ये तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ना। चलिए, तो इस लॉ का जो कॉन्सेप्ट आया था, सबसे पहले मैं बता दूं, जो जीरोथ है ना वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है ना। कई बार हम एक कॉमन कंसेप्शन हमारे माइंड में रहता है कि अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूजुअली साइंटिस्ट के नाम पे लॉ को रखा जाता है, बट यहां पे आपको ध्यान रखना होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो जीरोथ है वो हमारा किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो फाउलर साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1930s में 31-30s के अराउंड जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था, काफी बाद दिया था, राइट। काफी बाद ये लॉ डिस्कवर हुआ। इससे पहले ऑलरेडी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ जो थर्मोडायनामिक्स है वो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था। बट यहां पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही उठता है, यही पूछे भी जाते हैं अक्सर, हाँ, कि व्हाई इज इट कॉल्ड जीरोथ लॉ इवन इट इज डिस्कवर्ड आफ्टर थर्ड लॉ ना। तो ये तो फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होना चाहिए एक्चुअली में ना, बट इसका नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा? चलिए, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक और लॉ कहा जाता है, दैट इज द बेसिक लॉ। बेसिक लॉ इट इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इससे सिंपल, इससे बेसिक लॉ हमारा कुछ नहीं है ना। तो यहां पे आपको मैं बता रहा हूं। चलिए, तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर मैं आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा ना, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसे सुनते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप फिर कभी नहीं भूल पाएंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या। ओके, तो सबसे पहले इसको समझना होगा ना कि हमारे पास फोर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। टोटल लॉ जो है वो 4 है, जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट लॉ आया, देन सेकेंड लॉ आया, देन थर्ड लॉ आया और लास्ट में हमारा आया दैट इज अनदर जीरोथ लॉ। तो जीरो हम लोग लिखते हैं नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3 ना, दैट इज योर जीरोथ लॉ। ठीक है, ये हमारा इन्वेंशन इस तरह से आया क्योंकि थर्मोडायनामिक्स जो है काफी ऑब्जर्वेशन पे आधारित है ना। इसके बहुत ज्यादा प्रूफ आपको नहीं मिलेंगे, ये ऑब्जर्व किया गया है देन इसे डेवलप किया गया है, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना। एनर्जी के कंजर्वेशन को बताता है ना, एनर्जी के क्वांटिटी को बताता है और इसी में आपको इंटरनल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट मिला है, राइट। तो इसे हम लोग क्वांटिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। इट टॉक्स अबाउट द क्वांटिटी एस्पेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, क्वांटिटेटिव लॉ। नाउ सेकेंड लॉ जो है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, सेकेंड लॉ जो है वो मेनली इंट्रोपी के बारे में बताता है, किसी प्रोसेस के फिजिबिलिटी के बारे में बताता है ना, किसी प्रोसेस के पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बताता है कि ये किस डायरेक्शन में होगा, या हम बोल सकते हैं कि थर्मल एनर्जी को होलसम करके थर्मल एनर्जी के क्वालिटी एस्पेक्ट को भी बताता है, राइट। चलिए, तो इसको मैं क्वांटिटी ले रहा हूं, क्वालिटी ले रहा हूं ना। जब आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे ना, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम ना, उसे कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है हमेशा हम केल्विन में बात करते हैं ना। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मींस 0 केल्विन ना। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही है कि कितने भी आप आइडियल प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए, कभी भी आप किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम का एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ना, दैट मींस उस सिस्टम को आप 0 केल्विन तक नहीं लेके जा सकते हैं, ये नहीं हो सकता। बट ये चीज कंसेप्चुअली बताया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया थर्मोडायनामिक्स में कंसेप्चुअली काफी चीजों को बताया गया है ना। तो यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात जरूर हुई। अब ये कंसेप्चुअली इस चीज को बताया गया, प्रूफ किया गया, इस पे रिसर्च पेपर लिखे गए। लेकिन इस चीज को जब यहां तक हमारा रिसर्च हो चुका था थर्मोडायनामिक्स में, तब जो है साइंटिस्ट लोग के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर ये टेम्परेचर नहीं कर सकते तो हम इस चीज को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हम टेम्परेचर को वहां तक नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए उनके दिमाग में फिर एक आवश्यकता महसूस हुई कि अगर हम इस चीज को मेजर कर सकें
ना, अगर इस टेम्परेचर को, जो कि हमारा एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है सिस्टम का, अगर इसे आप मेजर कर सको तो हम जो है किसी तरह से इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये जीरो नहीं हो सकता है, कि कोई भी सिस्टम हमारा एब्सोल्यूट केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे नहीं जा सकता है। यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि टेम्परेचर को मेजर करना है, तो यहीं से साइंटिस्ट के दिमाग में एक टर्म चलने लगा कि अब हमको टेम्परेचर को मेजर करना है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर मेजरमेंट। तो जब टेम्परेचर मेजरमेंट करने जाएंगे तो हम तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी डिवाइस के तो कर नहीं सकते, तो यहीं से साइंटिस्ट लोग सोचना शुरू कर दिए, और यही इसी का आउटकम है कि हमारा निकला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से रिसर्च प्रोग्रेस हुआ। तो टेम्परेचर मेजरमेंट जो है वो जब हम करते हैं ना, जब टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे आप करोगे, इसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई होप सब कोई जानते होंगे, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इसे हम लोग कहते हैं। तो थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट आया ना, और उसी थर्मोमीटर के कॉन्सेप्ट से हमने टेम्परेचर को मेजर किया, और जब टेम्परेचर को मेजर किया तो हमें पता चला कि अब हमारा ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है ना। तो जीरोथ लॉ में जो टेम्परेचर मेजरमेंट आया ना, तब ना हमने बताया कि एक का टेम्परेचर जो है वो दूसरे के बराबर है। ये हम कैसे बोल सकते हैं, जब तक उसे हम थर्मोमीटर से मेजर नहीं करेंगे नहीं बता सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ही हमने बताया कि टीए बराबर टीबी, टीए बराबर टीसी, ये तीन अलग अलग सिस्टम है, और हमने थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक किया, और तब जाके हमने कंक्लूजन निकाला कि टीए बराबर टीबी बराबर टीसी। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या इस लॉ से क्या सिग्निफाई होता है, तो व्हाट विल योर आंसर, टेम्परेचर मेजरमेंट। या आपको पूछेगा कि थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट के पीछे कौन सा लॉ रिस्पॉन्सिबल है, देन यू विल से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ना। तो देखा क्या गया कि इस तरह से तो रिसर्च आगे बढ़ रहा था, साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, हम हमेशा आगे की चीज खोज रहे हैं, और ये जो चीज हमने जो खोजा, जो हमने टेम्परेचर के बारे में बताया, टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बताया, ये तो सबसे फंडामेंटल लॉ है, ये तो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना। अब सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आप इसको तो सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसीलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के जगह हमने इसे फोर्थ ना देके हमने इसे कहा कि ये इससे भी ज्यादा फंडामेंटल है, तो हमने इसका नाम दे दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और ये से बहुत कॉमनली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपके मन में भी ये प्रश्न उठ जाता है, और इस तरह का कॉन्सेप्ट इससे पहले या अभी तक किसी और साइंस के अन्य ब्रांच में ऐसा नहीं हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग भी है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये साइंटिस्ट का नाम है। चलिए, तो ये हमारा एस्पेक्ट हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं जो इससे रिलेटेड है। अगर आप इसको समझ सकते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। यकीन मानिए, मैं आज तक नहीं भूला। बहुत बचपन में हमारे एक किसी सर ने बताया था बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि आप लोग सब एक क्लास 6-7 क्लास के स्कूल स्टूडेंट है ना। तो चलिए आपके क्लास में, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आप हैं सिस्टम ए। ठीक है, चलिए उसी क्लास में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी पढ़ रही है, ठीक है, जिसको हम लोग बी मानते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसी क्लास में एक खूबसूरत मैडम भी है जो आपकी क्लास टीचर है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं सिस्टम सी। ये हमारा बॉय है, ये गर्ल हो गई ना, और ये जो क्लास टीचर है वो इत्तेफाक से इस लड़की की मदर है ना। तो दिस इज योर क्लास टीचर। ठीक है, और ये दोनों में मदर और डॉटर का भी रिलेशन है, राइट ना। चलिए, ये बात क्लास में सभी को जानते थे। ये टीचर बहुत अच्छी थी, और एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट जो होते हैं बिल्कुल अपने सन और डॉटर की तरह ही होते हैं। तो ये अक्सर हाँ क्लास में बोलती थी कि यू आर लाइक माई सन एंड डॉटर, प्लीज आप लोग अच्छा से पढ़ो, अच्छे से रहो, राइट। चलिए, ये लड़का बहुत होशियार था ना, इसने और इसे इस लड़की से फ्रेंडशिप करना था। ये बोला कि मैं कैसे करूं, और ये लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो थोड़ा सा जो है ना, ये सबसे दोस्ती भी फ्रेंडशिप भी नहीं करती थी। लड़के का मैथमेटिक्स बहुत तेज था ना, अन्य सब्जेक्ट उतने होने, लेकिन मैथ और साइंस इसका अच्छा था।
तो इसने एक दिन कहा कि देखो मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। तो वो लड़की बोले कि नहीं, मैं किसी से ऐसे फ्रेंडशिप नहीं करती हूँ। तो उसने कहा कि देखो तुम मुझसे प्यार करती हो और इस तरह से तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, तुमको तो दोस्ती करना ही पड़ेगा बिकॉज यू लव मी ना। तो इस लड़की को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे तुमसे प्यार करती हूँ ना। बोला कि देखो मैं प्रूफ कर दूंगा, राइट ना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम प्रूफ कर दिए तो मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी। तो यहां पे जो है ये लड़का ले आया, बोला कि देखो ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम हो ना। मम्मी तुमसे प्यार करती है, तुम भी उनसे उतना ही प्यार करती हो। आई कैन से दैट ना, जितना प्यार तुम्हारी मम्मी करती है ध्यान से देखिए उतना तुम भी उनसे करती हो। बोला दिस इज इक्वेशन 1। बोला वेरी गुड। बोला देखो तुम्हारी मम्मी क्लास टीचर है और अक्सर हाँ करती है कि यू आर लाइक माई सन ना, तो वो भी मेरे से उतना ही प्यार करती है, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूं। तो उन्होंने बताया कि जो है ना इन लोगों में भी देखो, हम लोगों में भी बिल्कुल बहुत अच्छा इक्वेशन है। बोला कि अब तो तुम मैथमेटिक्स पढ़ी हो, तुम्हारा तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 तो यहां से उसने प्रूफ कर दिया कि देखो तुम भी जो है मेरे से उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे करता हूं, इसीलिए हम लोगों को फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए ना। और लड़की तो देख के पूरा इंप्रेस हो गई ना, लड़की तो पूरा इंप्रेस हो गई। लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है। बाद में उसे पता चला अरे ये तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यहाँ पे अप्लाई करा। चलिए आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो पता चला कि ऑल आर इन लव विद ईच अदर, ये सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। चलिए ठीक है, ये तो एक फन पार्ट था, आप कभी नहीं भूल पाएंगे ना। कई बार जो है बच्चे भूल जाते हैं ना, तो अब आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एक और मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे चर्चा करना चाहूंगा कि आउटकम हो गया हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया व्हाई इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। और इसमें एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है ना। चलिए यहां से एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आप बता दोगे थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस ना बोथ बॉडी अचीव सेम टेम्परेचर एंड नाउ देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन देम। ओके, नाउ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आपको पहले क्वेश्चंस के तौर पे दे देना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक ही तरह की सिचुएशंस है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। लाइक आप एक क्वेश्चन समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि सनी समर डेज में जो है धूप निकली हुई है और हमने एक स्टील के चेयर को और एक वुडन चेयर को, दो अलग अलग चेयर को लेके बाहर सराउंडिंग में धूप में लंबे समय तक रख दिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस चेयर का टेम्परेचर ज्यादा है ना। और अक्सर हाँ लोग कहते हैं कि स्टील का टेम्परेचर ज्यादा है, राइट। कुछ लोग कहते हैं नहीं दोनों का टेम्परेचर सेम है ना। और बड़ा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रहता है ना कि अगर मैं ये बात मान लूं कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो वहां फिर एक क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो जब हम वुडन चेयर को छूते हैं तो हमें कम गर्म महसूस होता है, और जब स्टील वाले को छूते तो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, हाथ में काफी जलन आपको महसूस होगी, राइट। इसी क्वेश्चन को आप समर के जगह विंटर में भी समझ सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और विंटर डेज में आप अर्ली मॉर्निंग अगर कोचिंग स्कूल अगर ये सब आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि आपके पास जो साइकिल है, साइकिल का अगर आप हैंडल टच करते होंगे जो स्टील से बना हुआ जो स्टील पार्ट है उसको टच करते हुए तो ज्यादा आपको कोल्ड फील होता होगा। और वही सीट जो साइकिल का सीट है जो प्लास्टिक का बना हुआ जिसपे आप बैठते हैं उसको टच करते हुए तो आपको कम ठंडक लगती है, राइट। या इसको एक और एग्जांपल से बता सकते हैं कि ठंड के दिनों में या मान लीजिए आपके रूम में एसी चल रहा है और एसी चल रहा है, रूम में ठीक ठाक कम टेम्परेचर मेंटेन है, तो आपके पास दो वाटर बॉटल है, एक प्लास्टिक का वाटर बॉटल है और एक मिल्टन का स्टील का वाटर बॉटल है। दोनों काफी देर से रूम में रखा हुआ है, एसी कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम चल रहा है। अब किस दोनों बॉटल में किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ना। अब यहां भी वही सिचुएशन होता है कि अगर स्टील का ज्यादा कहते हैं या उसको ज्यादा बोलते हैं या अगर सेम कहते हैं तो फिर सिचुएशन होता है कि क्या स्टील को छूते हैं तो ज्यादा ठंड लगती है ना। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं या जो आप देखते हैं ये सब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आधारित है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, अगर इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम बी सी, तो यहां पे तीन सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर मैं सनी डे में बात करूं तो स्टील चेयर एक सिस्टम है, वुडन चेयर एक सिस्टम है और एक जिस सराउंडिंग में वो रखा गया है इन्वायरमेंट में, एम्बिएंट कंडीशन सिचुएशंस में एम्बिएंट एयर जो है वहां पे, उसको अगर हम एक सिस्टम ले ले तो तीन सिस्टम हो गए।
ना। तो अगर वो लंबे समय तक रखने का मतलब है कि फॉर लॉन्ग टाइम नाउ दे कम इनटू इनइक्विलिब्रियम कंडीशन ना। तो अगर लंबे समय तक स्टील में रख रहे हैं तो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वही टेम्परेचर उस स्टील चेयर का भी हो जाएगा, राइट। क्योंकि हीट ट्रांसफर शुरू में होगा और होने के बाद एक समय आएगा कि जब दोनों के बीच इनको टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। वुडन में भी वही होगा। तो अब सराउंडिंग के साथ स्टील हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया है, उसी सराउंडिंग के साथ हमारा वुडन चेयर इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो आई कैन से दैट तीनों हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर जब हम स्टील चेयर को छूते हैं तो हाथ में ज्यादा टेम्परेचर महसूस होता है, जलता है ना। या सिमिलरली आप देखें कोल्ड टाइम में जब रूम में आप स्टील का वाटर बॉटल टच करेंगे तो ज्यादा ठंडा लगेगा ना कंपेयर टू प्लास्टिक बॉटल। नाउ ये आपको समझना होगा कि जब हम किसी वस्तु को टच करते हैं तो उसके टेम्परेचर को कभी भी हम सेंस नहीं करते हैं। हमें जो सेंस होती है, हम जो इस चीज को महसूस करते हैं वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को महसूस करते हैं ना। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर से जब हम टच करें तो उस बॉटल के बीच किस रफ्तार से हीट का प्रवाह हो रहा है, कितना हीट रिमूव हो रहा है या इसमें आ रहा है, इस तरह की अनुभूति हम करते हैं। ना कि हम जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो वो टेम्परेचर को बताता है। जैसे अगर सनी डे में मैं स्टील चेयर को टच करता हूं तो आप जानते हैं कि वुडन के तुलना में स्टील मेटल है और उसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके बॉडी से हीट का ट्रांसफर बहुत ज्यादा होगा, जिस वजह से हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा हॉट प्रतीत होगा, हॉट फील कराएगा। या सिमिलरली कोल्ड में देखेंगे तो स्टील से और आपके हैंड के बीच हीट ट्रांसफर का रेट बहुत ज्यादा होगा ना, काफी फास्टली हीट ट्रांसफर होगा, ज्यादा होगा, जिस वजह से वो आपको कुछ ज्यादा ही ठंडा महसूस होगा ना। और हम वही प्लास्टिक बॉटल या वुडन चेयर को छुएंगे तो हमें कम महसूस होता है। ये महसूस होने की बात है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में वहां पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई होता है और वहां पे आप जो है तीनों हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो व्हाट इज द राइट आंसर इन ऑल सिचुएशन कि टेम्परेचर हमेशा सेम होगा। बट फिर क्वेश्चन उठेगा कि सर सेंस करते हैं तो अलग क्यों होता है? उसका रीजन है कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल ना। और हम जो सेंस करते हैं वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को सेंस करते हैं। तो कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हीट ट्रांसफर का आदान प्रदान जो भी हो रहा है वो ज्यादा होगा, जिस वजह से आपको वो फील होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। थर्मामीटर का भी कॉन्सेप्ट इसी से आया है। इसी के बाद हम टेम्परेचर मेजरमेंट की ओर गए हैं ना। उसके बाद आप बहुत सारे टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ये सब भी कॉन्सेप्ट इसी से जुड़े हुए हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सारे आप नई चीजों को आज समझे होंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ना, फिर अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और जो भी फीडबैक आप अगर देना चाहते हैं या अपने व्यू को रखना चाहते हैं तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने व्यूज को कमेंट में लिखिए, सो दैट मुझे पता चल सके, आई कैन इंप्रूव दैट। और अगर आपको कुछ विशेष प्रॉब्लम है तो हम लोग उस पर सेपरेटली जो है कुछ उस पर लेक्चर्स बना सके। तो जो भी आपका है अपना व्यू जरूर दीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।